नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हम लोगों का 27वें नंबर का है। इससे पहले हम 26 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक हमारे तक ज़रूर पहुँचाइए। वीडियो में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं और बता सकते हैं हमें कि यहाँ पे गलत हो रहा है, मैं उस पर काम करूँगा। चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला सवाल? 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत को एक ऐसे समचतुर्भुज के रूप में परिवर्तित किया जाता है जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर हो, दोनों का परिमाप, दोनों का पेरीमीटर बराबर हो तथा एक एंगल मतलब कोण 120 डिग्री का हो। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आपको आयत दिया हुआ है, दोनों उसका भुजा दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई, और इस आयत को मोड़कर क्या बनाया जाता है? समचतुर्भुज बनाया जाता है, ठीक है, जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर ही है। तो उस समचतुर्भुज का एरिया निकालना है जिसका एक एंगल 120 डिग्री का दिया हुआ है। एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, इसको बनाया जाता है रोम्बस, समचतुर्भुज बनाया जाता है इसको। जो आपका रेक्टेंगल है, आयत है, उसका दोनों भुजा दिया हुआ है, एक 18 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है। इसको समचतुर्भुज बनाया गया है। समचतुर्भुज का आपका चारों साइड बराबर होता है। अगर आपका ए है तो ए भी साइड आपका ए ही होगा, ए भी ए ही होगा और आपका ए भी ए ही होगा, क्योंकि चारों साइड रोम्बस का बराबर होता है। इसमें रोम्बस का एक एंगल जो है 120 डिग्री का है। तो मान लेते हैं हम कि ये जो एंगल है 120 डिग्री का है। और क्या दिया हुआ है? इसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, ठीक है। दोनों का परिमाप बराबर दिया हुआ है, दोनों का परिमाप बराबर कर दीजिए। आयत का परिमाप कितना होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बराबर होगा इसका परिमाप। परिमाप का होता है चारों भुजा का सम। जैसे यहाँ पे चारों भुजा का सम किए हैं ना, 2 बार लंबाई लिए हैं, 2 बार चौड़ाई लिए हैं, ठीक है। लंबाई लेने का मतलब ये दोनों लंबाई ले लिए हैं और ये दोनों चौड़ाई ले लिए हैं, ठीक है। उसी सेम इसको हम चारों साइड को ले लेंगे। तो एक साइड ए है तो 4 साइड मिलके 4a हो जाएगा। यहाँ आपका लंबाई और चौड़ाई 18 और 12 दिया हुआ है। तो 2 18 प्लस 12 बराबर 4 गुना a। यहाँ से आपको पहले अंदर वाला काम करना है, कोष्ठ के अंदर काम करना है। पहले 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोष्ठ के अंदर वाले को पहले काम करते हैं। तो 18 और 12 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 30। उसके बाद 2 से हम गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 30 दूना 60 हो जाएगा, ये बराबर 4a मिल जाएगा। यहाँ से 4 से 60 15 बार में कट जाएगा। यहाँ से a बराबर आपको 15 मिला, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे रोम्बस का सभी साइड आपको मिल चुका है, जो कि कितना है? 15 सेंटीमीटर है आपका रोम्बस का प्रत्येक साइड। अब आपको रोम्बस का एरिया निकालना है, समचतुर्भुज का आपको एरिया निकालना है। तो आपको हम बताए थे कि 120 डिग्री है, 120 डिग्री के सामने जो भी आपका विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि विकर्ण आपका D1 है, तो D1 जो है 120 डिग्री एंगल के सामने जो आपका विकर्ण होगा वो आपका बराबर हो जाएगा √3a के बराबर, √3a हो जाएगा। और जो सेकेंड डायगोनल है, ये जो डायगोनल होगा D2, ये आपका बराबर होगा साइड के बराबर ही, रोम्बस का साइड के बराबर ही, ठीक है। ये तो आपको बताए थे हम, तो हम इसी फार्मूला का अब यहाँ पे यूज करेंगे। रोम्बस का एरिया निकालने के लिए आपको एक फार्मूला हम बताए थे डायगोनल के फॉर्म में। क्या बताए थे? 1/2 गुना डायगोनल D1 गुना डायगोनल D2 बराबर 1/2 गुना डायगोनल D1 कितना है? √3a। a का वैल्यू कितना है? 15। तो 15 गुना √3 कर दीजिए, गुना D2 कितना है? a लेना है, D2 बराबर a लेना है। a कितना है? 15, 15 ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 15 गुने 15 225 गुना √3 आएगा 225
25 गुना √3 बट्टा नीचे में 2 दिया है तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए ही है, 225 √3 बट्टा 2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, एक टैंक की तली में एक होल है, एक छेद है। टैंक की मरम्मत कर देने के बाद यह 3.5 घंटे में भर जाएगा। अब भी इससे आधा घंटा ज़्यादा लगता है, मतलब 4 घंटे लगते हैं इस होल के वजह से। यदि टैंक भरा हुआ हो तो उस होल से इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। एक टैंक है, उसके तली में एक होल है और बोल रहा है कि टैंक के जब मरम्मत कर देंगे, उस होल को बंद कर देंगे तो टैंक 3.5 घंटे में भर जाता है। अभी 4 घंटे का समय ले रहा है क्योंकि उसमें अभी होल है। तो टैंक जब भरा हुआ होगा तो उस होल के कारण टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, वही आपसे पूछा है। यहाँ पे 2 पाइप है, एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट है। होल को हम आउटलेट मान रहे हैं। इनलेट मतलब क्या, भरने वाला, आउटलेट मतलब निकालने वाला। 2 पाइप है यहाँ पे, एक इनलेट है उसको हम आई से दर्शाएंगे और एक इनलेट प्लस आउटलेट दोनों है। तो जो इनलेट है वो कितने देर में भर लेगा, 3.5 घंटे में भर लेगा, 3.5 घंटे में भर लेगा। और जो इनलेट और आउटलेट है क्या है, आधा घंटा ज़्यादा समय लेता है, मतलब दोनों मिलकर 4 घंटे का समय लेता है अगर दोनों खुला रहे तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। कितना आ जाएगा, 3.5 को हम अगर 7 मानेंगे तो 7 चौका 28 आ जाएगा, 28 ले लीजिए इसका एलसीएम। तो 3.5 से 28 करने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 7 रहता तो 4 आता, लेकिन 7 का आधा है तो इसको 8 से गुना करना पड़ेगा। 4 को 28 करने के लिए यहाँ से 7 से गुना करना पड़ेगा। तो इनलेट पाइप है जो कि 8 का इफिशियंसी है, 8 का क्षमता है, लेकिन इनलेट और आउटलेट दोनों का 7 का क्षमता है। कहने का मतलब है कि जो आपका आउटलेट पाइप है उसका -1 हो जाएगा। कैसे, जो आपका इनलेट पाइप है उसका इफिशियंसी कितना दिया हुआ है, 8 का, मतलब 1 घंटे में 8 काम करता है। और इनलेट और आउटलेट दोनों मिलके 7 का काम करते हैं। इनलेट प्लस आउटलेट मिलके दोनों 7 काम करते हैं। तो यहाँ से आपका इनलेट का वैल्यू पुट कीजिए 8 प्लस आउटलेट बराबर 7। तो आउटलेट का वैल्यू कितना मिल गया, -1 मिल जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका आउटलेट पाइप है 1 घंटे में -1 काम कर रहा है, आपका आउटलेट पाइप 1 घंटे में 8 काम कर रहा है। क्या निकालना है आपको, टैंक भरा हुआ हो, ठीक है, मतलब उसमें एक 28 वर्क करना है आपको। उस होल से इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। होल मतलब क्या, आउटलेट पाइप। तो आउटलेट पाइप 1 घंटे में 1 काम करता है। ठीक है, तो 28 काम करने के लिए इसको कितने घंटे लग जाएंगे, 28 घंटा लग जाएंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में 2500 रुपये और 8 वर्ष में 4750 रुपये हो जाती है। तो मूलधन निकालना है कि मूलधन क्या होगा। यहाँ पे कोई धनराशि मान लेते हैं कि पी है। ये आपका 3 साल में कितना हो जा रहा है, 3 साल का दिया हुआ है, 3 ईयर का है, 2500 रुपये हो जा रहा है 3 साल में। और 8 वर्ष में 4750 रुपये हो जा रहा है। 3 साल इधर हो गए तो 5 साल इधर बचेगा, कितना हो जा रहा है, 4750 रुपये हो जा रहा है। यहाँ आप देखिए 5 साल में 2500 से 4750 रुपये हो जा रहा है। 5 ईयर में आपका 2500 से 4750 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, 20 और 250 यानी आपका 2250 रुपये बढ़ जा रहा है 5 साल में ही। तो 1 साल में कितना बढ़ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 5 से, जो कि 4, 2 बचेगा, 5, 450 रुपये बढ़ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि 1 साल में जो आपका मूलधन है 450 रुपये बढ़ रहा है। तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, 3 साल में कितना बढ़ेगा, 3 साल में 3 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 0, 15 का 1, 12 और 13, मतलब 3 साल में 1350 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप x मूलधन था, 3 साल में 1350 रुपये का बढ़ोतरी हुआ।
बराबर 2500 रुपये उसको मिल गए। तो यहाँ से आप मूलधन निकाल लीजिए जो कि आप उसका निश्चित धनराशि था। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर इधर माइनस हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 24,1150 रुपये उसका क्या था, निश्चित धनराशि था, उसका मूलधन था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, एक बंदर और एक गधे ने एक दौड़ में भाग लिया। बंदर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ा, लेकिन गधे ने 1 मीटर पर सेकंड की गति से उल्टी दिशा में भागना शुरू किया। 5 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगा। बंदर का स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन गधे का स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया है। तो पहले आप दोनों को एक ही यूनिट में कर लीजिए। हम बंदर का स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो किलोमीटर दिया रहेगा, किलोमीटर पर घंटा को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें 5/18 से गुना कर दीजिएगा। अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दे, इसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है, तो इसको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, आपको याद कर लीजिएगा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुना कर देंगे। 6 से 18 3 बार में कट जाएगा, यानी 5/3 मीटर पर सेकंड आपका बंदर का, मंकी का स्पीड हो जाएगा। जो आपका डंकी का स्पीड है, गधे का स्पीड है, कितना दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। इसको कोष्ठ में बंद करके आप रख लीजिए दोनों का स्पीड को। अब क्या करता है कि बंदर आपको एक दिशा में भागता है और गधा दूसरे दिशा में भागता है। बंदर मान लीजिए कि इधर जा रहा है तो गधा इधर भाग रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 5/3 प्लस 1 हो जाएगा, ये आपको स्पीड हुआ। और 5 मिनट बाद बोल रहा है, 5 मिनट बाद, ये आपका मीटर पर सेकेंड में है, सब आपका सेकेंड में है, और 5 मिनट बोल रहा है, तो 5 गुना 60 कर दीजिए, तो ये भी आपका सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूरी पूछ रहा है, तो ये तो आपको दूरी मिला, ये आपका स्पीड हो गया, ये आपका टाइम मिला, आपको दूरी मिल गया। यही कितना दूरी हो, पता होगा ना कि पहले कोष्ठ का काम करते हैं, उसके बाद बाहर का काम करते हैं। तो पहले अंदर का काम कीजिए, कितना आ जाएगा, 5/3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा, गुना 5 गुना 60, 3 से 60 20 बार में चला जाएगा, तो 20 25 100 गुना 8, 100 गुना 8, आपको 800 मीटर दोनों का दूरी मिल जाएगा 5 मिनट के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, एक बॉक्स में मौजूद 286 पेंसिल को इतना के अनुपात में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में 3 बच्चों में वितरित किया जाना है। पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिल का संख्या आपको बताना है। पहले बच्चे को 1/2 के रेशियो में मिलता है, सेकेंड बच्चे को 1/3 के रेशियो में मिलता है, और थर्ड बच्चा को 1/4 के रेशियो में मिलता है। तो आपको पहले बच्चे को कितना पेंसिल मिलेगा वही आपको बताना है, और टोटल 286 पेंसिल है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो आप क्या कीजिए कि 2, 3 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा, 6 नहीं हो सकता, 12 ले लीजिए, 12 एलसीएम ले लीजिए, और सभी में 12 से गुना कर दीजिए ऊपर में। तो 12 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 12 इधर से गुना कर दीजिए, इसमें भी 12 से गुना कर दीजिए, और इसमें भी 12 से गुना कर दीजिए, और काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपका 4 आ जाएगा, और ये आपका 3 आ जाएगा। यहाँ से आपको परफेक्ट रेशियो मिल चुका है, जो कि 6, 4 और 3 है। पहले बच्चे को 6 रेशियो में मिलेगा पेंसिल, सेकेंड बच्चे को 4 रेशियो में पेंसिल मिलेगा, और थर्ड बच्चे को 3 रेशियो में पेंसिल मिलेगा। इन तीनों का सम मतलब टोटल पेंसिल का रेशियो मिल जाएगा कितना, 6, 4 10 और 3 13। 13 रेशियो का वैल्यू टोटल पेंसिल कितना दिया हुआ है, 286 दिया हुआ है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना मिलेगा, इसको जोड़ भाग कर दीजिए, तो 13 दूना 26, 2 बचेगा और 26 यानी 22 आएगा। ठीक है, एक रेशियो का वैल्यू यहाँ से आपको 22 मिला।
तो पहले बच्चे को जो संख्या मिल रहा है पेंसिल का वो निकालना है। तो पहले बच्चे को 6 रेशियो में मिलता है, तो 6 कितना आ जाएगा, 22 गुना 6 कर दीजिए, तो आपको 22 गुना 6 132 पेंसिल पहले बच्चे को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगर सेकेंड बच्चे का पूछता तो 22 गुना 4 88 सेकेंड बच्चे को मिलता। ठीक है, थर्ड बच्चे को 22 गुना 3 66 पेंसिल थर्ड बच्चे को मिलता। ठीक है, इसमें फर्स्ट बच्चे को पूछा है पहला बच्चा को, तो 22 गुना 6 132 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से आपका स्टडी के स्टार्ट हो रहा है। क्या है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का समस्थानिक के बारे में बता रहा है, पूछ रहा है कितने होते हैं, 3। पहले समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन उनका जो जो द्रव्यमान संख्या होता है, मास नंबर, वो आपका अलग अलग होता है। क्या बोला मैंने, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन द्रव्यमान संख्या मास नंबर दोनों का अलग अलग होता है, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। देख लीजिए समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर एक समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या मास नंबर दोनों का अलग अलग होता है। परमाणु संख्या जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का संख्या पर निर्भर करता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो हमको उस तत्व का द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा। जो आपका मान लीजिए एटम है, एटम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ये आपका नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा। यहाँ पे जो आपको मान लीजिए कि दे दिया क्वेश्चन में कि एक तत्व है जिसका आपका प्रोटॉन का संख्या 12 है, और उसमें मान लीजिए कि दे दिया न्यूट्रॉन का संख्या 13 है। ये आपका प्रोटॉन 12 है और न्यूट्रॉन 13 है, तो आपसे पूछ लेगा उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा उस तत्व का। आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा, मास नंबर मिल जाएगा। यहीं पे आपको पूछ लेगा कि प्रोटॉन 12 है और न्यूट्रॉन 13 है, तो पूछ लेगा कि उस तत्व का परमाणु संख्या कितना है, तो परमाणु संख्या केवल 12 हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या वही होता है जितना उस तत्व में प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किसी तत्व में एक समान होते हैं, एक ही होते हैं, न्यूट्रॉन चेंज होते रहता है। ठीक है, यहाँ पे बात आ गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, थॉमसन ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। आपको हम एक ट्रिक बताए थे, कौन सा, ईंट पर नाच, ये आपको ट्रिक याद होगा। ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, किसने, थॉमसन या थॉमसन। ये है आपका प्रोटॉन, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। न से होता है न्यूट्रॉन और च से होता है जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन आपका प्रोटॉन, और थॉमसन आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे याद कीजिएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का खोज करता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3। कौन कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन तो आपको बताया कि समस्थानिक में प्रोटॉन का संख्या तो सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। प्रोटॉन सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन एक ही होगा, ड्यूटेरियम में प्रोटॉन एक ही होगा, और ट्रिटियम में प्रोटॉन एक ही होगा, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग है, इसीलिए हाइड्रोजन के समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है। जो ड्यूटेरियम है इसमें न्यूट्रॉन एक होता है, और ट्रिटियम में न्यूट्रॉन 2 होता है। एग्जाम में पूछता भी है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके परमाणु में, जिसके नाभिक में एक भी क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन नहीं है। तो कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है, तो प्रोटियम। ठीक है,
अब बात आ गया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन आपका ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है, इसके बाद हीलियम है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में? भविष्य का ईंधन के रूप में। चलिए इतना सारा चीज़ अब हाइड्रोजन से याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सोडियम धातु को कहाँ पर डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में या किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे उसमें क्या लग जाता है? आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। बात आ गया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना है? 11 होता है। ठीक है, सोडियम को ग्रीक नेम में क्या बोलते हैं? नेट्रियम। नेट्रियम। ठीक है, नेट्रियम से ही सोडियम का जो सिंबल है Na आया है। ठीक है, सोडियम सिल्वर के समान ही, या सिल्वर कलर बोले या फिर व्हाइट कलर बोले, उसी के समान ही होता है। डेंसिटी पानी से हल्का होता है। इसका जो इसका घनत्व है सोडियम का, पानी से हल्का होता है, इसीलिए पानी के ऊपर तैरता रहता है सोडियम। एग्जाम में पूछता है कि सोडियम धातु है किस चीज में घुल जाता है? तो याद रखिएगा, ईथर और बेंजीन में। बेंजीन B6H6 वाला जो ईथर है, कल आपको बताए थे हम कि क्या है? एनेस्थीसिया है, मतलब बेहोश करने के लिए भी ईथर का प्रयोग किया जाता है। सोडियम से बहुत सा कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है? धोने का सोडा का, वॉशिंग सोडा का। ठीक है, अगर यहीं पे सोडियम बाइकार्बोनेट रहता NaHCO3 ये रहता, तो इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपका खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा इसको हम बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। ये आपका धोने का सोडा हो गया। याद रखिएगा फॉर्मूला Na2CO3.10H2O और खाने का सोडा का NaHCO3। अब देखते होंगे कि मान लीजिए रोटी में आप बेकिंग सोडा मिला दिए हो। ठीक है, तो रोटी आपका ज़्यादा फूलता है। पूड़ी उड़ी में कभी डालते हैं, पूरी ज़्यादा फूलता है, उसमें से गैस निकलता है। वो कौन सा गैस निकलता है? एग्जाम में पूछता है कि डाल दिए आप बेकिंग सोडा पूड़ी उड़ी में या फिर रोटी में, तो वहाँ से जो गैस निकलता है, कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रोटी फूलता है ना तवे पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और कौन कौन सा यौगिक बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH। इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा। सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहता है। नेक्स्ट क्या है? WBC। व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल लाइफ टाइम कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। अगर यहाँ पे RBC का रहता तो कितना होता है? RBC का लगभग 120 दिन तक। ठीक है, RBC का 120 दिन और WBC का 2 से 4 दिन। आपने ब्लड में पढ़ा होगा कि ब्लड में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो ठोस का होता है, सॉलिड का होता है, एक पार्ट आपका लिक्विड का होता है। सॉलिड पार्ट वाला में आपका 3 होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, जिसको कि हम विमाणु बोलते हैं, प्लेटलेट्स। और जो आपका लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा आपका अकेले 55% होता है। जो सॉलिड पार्ट है ये तीनों मिलकर 45% होता है। अच्छा, RBC को और क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। आपको मैंने बताया था एक ट्रिक, कौन सा? ELT करके। RBC को इरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। बात है WBC का, व्हाइट ब्लड कार्पल्स का। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? निर्माण इसका बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। WBC में
केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा है। केवल दो अपवाद में है, कौन कौन सा? ऊंट और लामा, दो ही ऐसा चीज है जिसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी से और क्या क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी जब भ्रूण अवस्था होता है, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, तो उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? उस समय आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, लीवर बोल सकते हैं, लीवर प्लीहा, प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। तो लीवर या फिर प्लीहा बोल सकते हैं, वहाँ पर निर्माण होता है आरबीसी का। लेकिन बच्चा जन्म ले लिया, उसके बाद आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, और मृत्यु कहाँ पे होता है? तो स्प्लीन में होता है, प्लीहा में होता है। स्प्लीन प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ये तो मालूम ही होगा। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। अच्छा, खून का रंग लाल क्यों होता है? खून का रंग लाल, उसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। उसी के कारण खून का रंग लाल होता है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा मिनरल पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो तत्व है आपका आयरन, ठीक है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, जिसके कारण पेड़ पौधे का रंग हरा होता है। जिंक कहाँ पाया जाता है? जिंक पाया जाता है आपका इंसुलिन में। एग्जाम में आरबीसी से और क्या क्वेश्चन पूछता है? हाँ, कि जब भी मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को गलत ग्रुप का, मतलब अलग ग्रुप का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता है, तो उसे क्या होता है? तो उसमें व्यक्ति के अंदर शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, मतलब खून का थक्का हो जाता है, जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप का उसका खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने। और यही पूछते कि ब्लड परिसंचरण तंत्र का, मतलब ब्लड सर्कुलेशन का किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। बच गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स रक्त को, ब्लड को जमने से रोकता है, क्लॉटिंग से रोकता है, ठीक है। जब भी डेंगू और चिकनगुनिया हो जाता है ना, तब प्लेटलेट्स का ही कमी हो जाता है शरीर में, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? शरीर का जो आपका इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको बढ़ाता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का क्या काम है? जो कि ब्लड में होता है, क्या काम है इसका? तो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, भोज्य पदार्थों को, न्यूट्रिशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये सब आरबीसी का काम है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स जिम्मेवार है, ठीक है। क्या होता है इसमें कि इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है प्लेटलेट्स में, कौन सा? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजन के कारण ही कहीं कट फट जाए शरीर में तो ब्लड को रोकता है, ठीक है। इसलिए जल्दी ब्लड बंद हो जाता है। किसी का ब्लड अगर जल्दी बंद नहीं हो रहा है तो समझिए कि उसमें प्लेटलेट्स की कमी है, जिसके कारण फाइब्रिनोजन कम बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियम निश्चित करने वाला बॉडी कौन सा है? स्टॉक एक्सचेंज से पूछ रहा है, तो कौन सा है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म में पूछ लेता है तो ये भी याद रखिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना डेट इंपॉर्टेंट है, तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी का स्थापना हुआ था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। इसका अधिनियम है 1992 का। स्थापना तो 1988 में ही हो गया था, लेकिन इसका अधिनियम पास हुआ था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? मुंबई में। इसका जो अध्यक्ष कौन सा है? माधवपुरी बूच है या फिर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट क्या है? भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस चीज से है? तो दुग्ध उत्पादन से है, मिल्क प्रोडक्शन से है। ऑपरेशन फ्लड, जिसको कि हम व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन। भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक किसको माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन, केरल से है। मिल्क डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड
मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। और भारत में मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय मिल्क दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर के कुछ और है क्या? संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसीलिए संविधान दिवस बनाते हैं 26 नवंबर को। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय मिल्क दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं 1 जून को। क्या दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन पाया जाता है। केसिन, केसिन क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन है। हमारे शरीर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है कि जो कि दूध को पचाने के लिए सहायक है? कौन सा है? रेनिन, रेनिन एंजाइम है। जब दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी, विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है। और मिनरल पूछे तो, तत्व पूछे तो इसमें आयरन नहीं पाया जाता है, जो कि ब्लड में पाया जाता है, लेकिन आपका दूध में आयरन नहीं पाया जाता है। विटामिन सी नहीं पाया जाता है। प्रोटीन केसिन पाया जाता है और एंजाइम रेनिन होता है। हमारे शरीर में, ब्लड में नहीं, हमारे शरीर में रेनिन पाया जाता है, जो कि दूध के पचाने के लिए सहायक होता है। दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.6 होता है। दूध का शुद्धता मापने के लिए एक हम इक्विपमेंट का, यंत्र का यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही कार्य करता है। और क्या बताए थे? लैक्टोमीटर था, एक हाइड्रोमीटर था। ठीक है, ये दोनों आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का पूछ रहा है, तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। अगर यहीं पे लोकसभा का पूछता तो लोकसभा का 25 वर्ष होता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पूछता तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का 35 वर्ष। नेक्स्ट क्या है? विटामिन के, बी नहीं है, विटामिन के किस चीज में घुलनशील है? विटामिन के आपका वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील होता है। बी और सी दो विटामिन है ऐसा है जो कि वाटर में घुलनशील है, वाटर में, पानी में। बाकी कीड़ा के ई डी ए, मतलब विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए किस में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है। नेक्स्ट क्या है? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने 1837 ईस्वी में पढ़ा था? ये तो पता है 1837 ईस्वी में फर्स्ट टाइम अशोक का अभिलेख को पढ़ा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं पता होगा तो भी रट लीजिएगा। 1837 में किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, अशोक के अभिलेख को, इंपॉर्टेंट है, कितने एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा इसको। अब बात आ गया अशोक का। अशोक कौन से साम्राज्य का शासक था? तो मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार, बिंदुसार। इसी का बेटा था आपका अशोक। अशोक को अभिलेख में देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी कहा गया है। जो आपका कश्मीर में श्रीनगर है उसका स्थापना अशोक ने ही किया था। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोक ने। किसके साथ? कलिंग राजा कौन था? खारवेल था या कौन था, हमको याद नहीं है, लेकिन कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, वहीं के राजा के साथ लड़ा था 261 बीसी में। एग्जाम में पूछता है कि जो कलिंग का युद्ध लड़ा था कौन सा शिलालेख में इसका वर्णन है? अशोक का कौन सा शिलालेख? अशोक का 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसी के बाद अशोक ने धम्म नीति अपना लिया था। कौन सा नीति? धम्म नीति। अशोक पहले शैव धर्म का उपासक था, लेकिन बाद में अशोक बौद्ध धर्म का उपासक बन गया था। तो बौद्ध धर्म में लाने के लिए कौन दीक्षा दिया था? एग्जाम में पूछता है कि अशोक को
बौद्ध धर्म के लाने के लिए किसने दीक्षा दिया था? तो उपगुप्त ने दिया था, उपगुप्त। नेक्स्ट क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? जालियांवाला बाग पता है ना कहाँ पे? अमृतसर में है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस कमीशन का स्थापना किया गया था? तो हंटर कमीशन का स्थापना किया गया था, ताकि जो नरसंहार हुआ था इसकी देख रेख के लिए कमेटी बनाया गया था हंटर कमीशन के नाम से। नेक्स्ट क्या है? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। एक ऐसा क्वेश्चन और आपको हम बता चुके हैं कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। यहाँ पे अर्धनग्न फकीर था, महात्मा गांधी को बोला गया था। किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने। बात आ गया महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का जन्म सभी को पता होगा 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। महात्मा गांधी के वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और इनका माता पिता का क्या नाम था? तो माता पिता का इनका जो क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी का पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम आत्मकथा बोलते हैं, आत्मकथा, क्या नाम था उनका? आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मतलब सच के साथ मेरा प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सच के साथ मेरा प्रयोग। चलिए आज का क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।